हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है BSDLA 138 का है और इसमें ब्लॉक 2 चल रहा है। ब्लॉक 2 में यूनिट 8 देख लेते हैं। इसके पहले की सभी यूनिट कंप्लीट है, ब्लॉक 1 भी कंप्लीट है। तो आज यूनिट 8 ले लेते हैं, पत्र साहित्य। पत्र साहित्य में हम देखेंगे कि पत्र एक साहित्यिक विधा के रूप में किस तरह से जाना जाता है, पत्र विधा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं हैं। लिखित संप्रेषण, निजता, आत्माभिव्यक्ति, तत्कालिकता, सहजता। फिर पत्र और अन्य गद्य विधाएं जो हैं, जैसे पत्र और आत्मकथा में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटीज हैं, पत्र और संस्मरण, पत्र और डायरी में। मुक्तिबोध के पत्रों का गठन, मुक्तिबोध के पत्रों का सार, मुक्तिबोध के पत्रों का विश्लेषण, भाषा शैली और तथ्य, ये हम इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। यहाँ पर पत्र को ले लेते हैं, पत्र साहित्य को ले लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, पत्र साहित्य एक विधा है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो पत्र जो होता है वो गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है, ओके। इनमें दो अलग अलग जगहों पर रहने वाले व्यक्ति, सॉरी मैं इसे थोड़ा सा रेश कर देती हूँ, ओके। इनमें दो अलग अलग जगहों पर रहने वाले व्यक्ति लिखित भाषा के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। दो व्यक्तियों के संप्रेषण में वाचिक भाषा का प्रयोग होता है, यानी कि पढ़ने वाली भाषा का, पढ़ना। और यह वाचिक भाषा जब लिखित रूप में आ जाए तो पत्र इसका सबसे समर्थ वाहक बनता है। तो दूसरे शब्दों में पत्र किसी के पास भेजा गया लिखित संदेश होता है। ठीक है ना। तो पत्र जो है साहित्य की महत्वपूर्ण एक विधा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि दो अलग अलग जगह पर रहने वाले व्यक्ति लिखित भाषा के माध्यम से आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, अपने संदेश को भेजते हैं, आदान प्रदान करते हैं। दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण का काम होता है यहाँ पर। तो हम 60 शब्दों में कह सकते हैं कि पत्र किसी के पास भेजा गया लिखित संदेश होता है। किसी के पास भेजे गए लिखित संदेश को पत्र कहते हैं। ओके, राइट, इतना क्लियर हुआ। तो पत्र में क्या होता है, एक लेखक होता है और एक पाठक होता है। ठीक है, पाठक लेखक और लेखक पाठक बन जाता है, अर्थात इसमें तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होता है। देखो, जब पत्र हमारे पास होता है, हम किसी को भेज रहे हैं तो हम लेखक होते हैं और जिसको मिलेगा वो पाठक हो जाता है। लेकिन जब पत्र उसको मिल जाता है तो जो पाठक हो जाता है, पाठक लेखक और लेखक पाठक बन जाता है। तो जो पढ़ने वाला होता है वो भी तो मुझे रिप्लाई करेगा ना, आंसर देगा, तो वो फिर लेखक बन जाएगा, लिखेगा। और जो मैंने उसको लिख के भेजा था, जो उस वक्त मैं लेखक थी, और उसका जब मुझे पत्र मिलेगा तो मैं पाठक बन जाऊंगी, क्योंकि मैं उसका पत्र पढ़ूंगी। ठीक है, ओके। तो इसमें तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होता है। इस माध्यम में दोनों व्यक्तियों को एक भाषा का जानकार और साक्षर होना आवश्यक है, अर्थात पत्र साक्षर व्यक्तियों के संप्रेषण का माध्यम है। तो ये भी एक परिभाषा आप लिख सकते हैं, अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें साक्षर और जानकार होना और भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए जो अनपढ़ लोग होते हैं, जब डाकिया पत्र लेकर आता है तो वो लोग फिर डाकिये से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो गद्य कथेतर है कि गद्य विधाओं में कल्पना का सहारा नहीं लिया जाता है। ठीक है ना। इनमें वास्तविक घटनाओं और अनुभवों का वर्णन किया जाता है। तो पत्र किसी काल्पनिक तथा अमूर्त व्यक्ति को संबोधित नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब ये वास्तविक व्यक्ति को संबोधित होता है, वास्तविक व्यक्ति को भेजा जाता है, क्योंकि एक एड्रेस, एक पते पे भेजा जाता है। तो पत्र पाने वाला जब पत्र का जवाब देता है तो वह भी पत्र लेखक बन जाता है। ठीक है, तो उसमें सृजनात्मकता सामर्थ्य होती, सृजनात्मकता यानी कुछ रचना करने की, कुछ लिखने की। और पत्र की विशेषता किसी अन्य गद्य विधा में नहीं मिलती है, सृजनात्मकता। ठीक है, विशेषता है। पत्र साहित्य के लेखक पाठक में समानता का आधार होता है। तो पत्र दो साक्षर व्यक्तियों का लिखित संवाद होता है। संवाद में दोनों व्यक्ति एक दूसरे को संप्रेषित कर रहे होते हैं और इस सामग्री को हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। ये पत्र विधा चल रही है। ठीक है, अगर पत्र विधा से क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखना है, पत्र साहित्य से क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखना है। ठीक है, तथ्यों का संप्रेषण होता है, तथ्यों का आदान प्रदान होता है, तथ्यों पर व्यक्त की जा रही मानसिक प्रतिक्रियाओं का संप्रेषण होता है, और स्वयं का संप्रेषण अर्थात आत्माभिव्यक्ति होती है। आदमी अपनी आत्माओं के, अपने दिल की बातें, हृदय की बातें उसमें लिखता है। ठीक है, तो जिन पत्रों में हम एक दूसरे को
तथ्यों का संप्रेषण करते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्रों की श्रेणी में रखते हैं। देखिए पत्र दो तरह के होते हैं, ऑलरेडी सभी वीडियो डले हुए हैं, औपचारिक अनौपचारिक। मैं उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगी ग्रुप में। लेकिन देखिए कंटेंट वही है, बस थोड़ा सा उनको पढ़ाने का और चेंज कर थोड़ा सा तरीका बदल दिया गया है, ठीक है ना। डायरेक्ट औपचारिक और औपचारिक नहीं दे दिया गया, पत्र के अंतर बता दिया गया है। तो जब हम एक दूसरे को तथ्यों का संप्रेषण करते हैं, अपने दिल की बातों को कहते हैं, तो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। दुकानदार द्वारा अपने ग्राहक को किसी पुस्तक की कीमत की सूचना देने से लेकर सरकार को जनता की समस्याओं से अवगत कराने तक के सभी पत्रों को हम औपचारिक पत्रों की श्रेणी में गिनते हैं। सॉरी, दिल तथ्य का मतलब यहाँ दिल की बात का, तथ्य का मतलब टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है ना। तथ्य का मतलब टॉपिक टू टॉपिक होता है। ओके ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो इनका एक निश्चित विधान होता है और उसी के अनुरूप सभी लोग, यानी एक निश्चित फॉर्मेट होता है इसका, और उसी के अनुरूप लोग क्या करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। और जिन पत्रों में पत्र लेखक किसी तथ्य विशेष पर अपनी निजी मानसिक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, पर्सनल बातें होती हैं, ठीक है, आत्मा की बातें, दिल की बातें होती हैं, दुख दर्द कहानी सुनाता है, ठीक है ना, वो आपको प्रसन्न करने की कोशिश करता है, मैं कुशल हूं, अच्छा हूं, प्रसन्न हूं, वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जैसे पिता को, भाई को, बहन को, मित्र को, दोस्त को बधाई पत्र, इस तरह की चीजें जो होती है अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। तो अनौपचारिक पत्रों को हम किस तरह से पहचान करेंगे, चलिए भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, औपचारिक पत्र जो होते हैं निश्चित परिपाटी में लिखे हुए होते हैं, क्योंकि इनका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अंतर्गत ये लिखे जाते हैं। और जबकि अनौपचारिक पत्रों की ऐसी कोई निश्चित परिपाटी नहीं होती, आप कहीं से कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। औपचारिक पत्र शो उद्देश्य होते हैं, मतलब विशेष उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं, और उनका उद्देश्य निश्चित तथ्यों और घटनाओं का संप्रेषण करना होता है, ठीक है, किसका, औपचारिक पत्रों का। जबकि अनौपचारिक पत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उद्देश्य के लिए ही लिखे जाए, ठीक है ना, हालचाल लेना उद्देश्य नहीं होता है। औपचारिक पत्र में पाए जाने वाले व्यक्ति का निजी व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं होता है, ठीक है ना, और उस स्थान पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के लिए पत्र हो सकता है। लेकिन जबकि अनौपचारिक पत्र में ये पत्र जो होता है वो निजी भी होता है और किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखा जाता है, भाई के लिए, बहन के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, दोस्त के लिए, ठीक है। जबकि अनौपचारिक पत्रों में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, जिसे पत्र लिखा जाता है, जिसके स्थान पर किसी और को पत्र लिखना हो तो पत्र की सारी सामग्री बदल जाएगी, तो निजता ही उसके अनौपचारिक पत्र बनाती, ठीक है। इसी से पत्र साहित्य की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। पत्र आत्माभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होता है और पत्र का आरंभ लेखन के आविष्कार के साथ ही हुआ, किंतु विधा के रूप में साहित्य में आधुनिक काल में जुड़ा है। तो साहित्यिक दृष्टि मूल्यांकन पत्र को ही साहित्यिक पत्र मूल्यवान पत्र को ही साहित्यिक पत्र माना जाता है। इस प्रकार के पत्र से रचनाकार के व्यक्तित्व, उसकी रचना प्रक्रिया आदि का उद्घाटन होता है, ठीक है ना। तो सामान्य सूचना देने वाले पत्र साहित्यिक पत्र की कोटि में नहीं आते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों के बारे में सभी व्यक्तियों की जिज्ञासा रहती है और हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं, और इन क्षेत्रों में उनके लिए किए गए कार्य को हम जानते हैं तो किसके माध्यम से, पत्र के माध्यम से ही कहते हैं। पत्र के माध्यम से वहां पे हम उनकी निजी एकता, गोपनीयता और गोपनीय जीवन को बनाए रख सकते हैं, तो ये पत्र की साहित्यिक विधा कहलाती है, ठीक है। ओके, पत्र साहित्य हिंदी गद्य की नवीनतम गद्य विधाओं में से एक है, और जैसे जैसे पत्र साहित्य का महत्व स्थापित हुआ वैसे वैसे महत्वपूर्ण रचनाकारों के पत्र प्रकाशित होने लगे, और हिंदी साहित्य में कई हिंदी साहित्यकारों जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, उग्र बच्चन, यशपाल, दिनकर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन आदि ऐसे रचनाकार थे जिनके पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। तो इन पत्रों से साहित्य और संपूर्ण जीवन के बारे में दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलती है, ठीक है ना। अब विधा, जो पत्र विधा है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो पत्र एक स्वउद्देश्य संप्रेषण होता है, मतलब एक उद्देश्य के तहत लिखा जाता है, ठीक है, और एक योजना के अंतर्गत कुछ बातों को संप्रेषित करने के लिए हम पत्र लिखते हैं, कुछ बातों को भेजने के लिए, और हम अनायास निरुद्देश्य पत्र नहीं लिख सकते कि अचानक बैठ गए पत्र लिखना, या फिर हम बिना उद्देश्य के, ऐसा नहीं हो सकता। पत्र उद्देश्य के माध्यम से लिखा जाता है, और एक
हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, जिसे हम बताना चाहते हैं वो व्यक्ति हमारे पास नहीं है, हमसे दूर है, और यदि पास है तब भी हमको लगता है कि हम उसे अपनी बात अच्छी तरह से नहीं कह पाएंगे, मतलब कह के अच्छी तरह से नहीं कह पाएंगे, लिख के कह सकते हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका पत्र विधा। ठीक है, ओके। चलिए, पत्र विधा की विशेषताओं में लिखित संप्रेषण। पत्र लिखित संप्रेषण का माध्यम है। अब पत्र कितनी तरह के होते हैं, तो पत्र लिखित संप्रेषण के माध्यम से भी होता है, और यह साक्षर व्यक्तियों के मध्य होता है। जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं, जिनको भाषा का नॉलेज होता है, वही पत्र लेखन कर सकते हैं, और निरक्षर व्यक्ति पत्र व्यवहार नहीं कर सकता है। तो पत्र लिखने वाला और पाने वाला दोनों ही समान भाषा के जानकार होने चाहिए। हिंदी में लिखा है तो हिंदी उसे दोनों को आनी हो, इंग्लिश में है तो इंग्लिश दोनों को आनी होनी चाहिए। तो जिस भाषा में पत्र लिखा जा रहा है उसी भाषा का जानकार पाने वाले को भी होना चाहिए। तो यदि मुझे फ्रेंच नहीं आती है, कोई व्यक्ति फ्रेंच में पत्र लिखकर मुझे संवाद नहीं कर सकता है, तो दोनों के पत्र व्यवहार की भाषा एक ही होनी चाहिए। फिर पत्र दूरस्थ व्यक्तियों के संप्रेषण का माध्यम है। जो व्यक्ति दूर होते हैं उन तक अपनी सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं पत्र के माध्यम से। तो यदि कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा और आप मौखिक रूप से उससे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मौखिक बातचीत सीमा से बाहर रहने वाले व्यक्ति से संवाद स्थापित करने के लिए भी हमें पत्र की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो जो ही हम लिखित माध्यम को चुनते हैं, संवाद में एक विशेष प्रकार की औपचारिकता आ जाती है। ठीक है ना, तो लिखित और मौखिक संप्रेषण के अंतर का ध्यान जो है पिछली उसमें कर चुके हैं, तो उसे हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, ओके। निजता। अब पत्र में निजता होती है, प्राइवेसी इसे कहते हैं। यानी पत्र दो व्यक्तियों के बीच परस्पर संवाद की स्थिति में होता है, और ये व्यक्ति आपस में साझा अनुभव के साक्षी होते हैं। उनके जीवन के कुछ बिंदु, कुछ समस्याएं होती हैं, वो पत्र के माध्यम से उसके आधार पर विचार विमर्श करते हैं, बातों को शेयर करते हैं। यदि इनमें से कुछ एक समान ना हो तो उनमें भी किसी प्रकार के संप्रेषण की संभावना नहीं होती, और तब उनमें किसी प्रकार का पत्र व्यवहार भी नहीं होता। तो समानता और निष्ठा होना बहुत जरूरी है, और साथ ही वे किसी सार्वजनिक अनुभव का आदान प्रदान भी नहीं करते। तो पत्रों से सार्वजनिक जीवन का जिक्र हो सकता है, परंतु उनकी सार्वजनिक व्याख्या नहीं हो सकती है। ठीक है ना, उस सार्वजनिक जीवन के प्रति लेखक की निजी राय क्या है, यह वह पत्र में प्रकट कर सकता है। तो पत्र में एक निजता होती है, पत्र में एक प्राइवेसी होती है। पत्र के अंतर्गत क्या चीजें लिखी गई हैं, जो व्यक्ति लिखता है वो जानता है, उसके अलावा जो व्यक्ति पढ़ता है वो जानता है। ठीक है, पत्र एक तरफा संप्रेषण नहीं होता है। पत्र व्यवहार में साझा सर्जनशीलता व्यक्त होती है, और एक व्यक्ति पत्र लिखता है, दूसरा पढ़ता है, वह उस पत्र को पढ़कर पत्र लिखने बैठ जाता है, और इस तरह क्रम चलता रहता है। तो जाहिर है कि इसमें लेखक पाठक और पाठक लेखक बन जाता है, दोनों इस दोहरी भूमिका में आ जाते हैं, और यह बदलती हुई भूमिका किसी अन्य गद्य विधा में नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एक विशेषता हो जाती है किसकी, पत्र लेखन की। आत्माभिव्यक्ति। देखिए, पत्र लेखन में किसी विशेष विषय का वर्णन नहीं करता है पत्र लेखक। ठीक है ना, वह आत्मा अभिव्यक्ति करता है, आत्म की, अपने दिल की बातों की अभिव्यक्ति करता है, अपने दिल की बातों को कहता है, एक से अधिक तथ्यों पर अपनी मानसिक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो लिखने के दौरान जो भाव तरंगे, जो विचार मन में उठते हैं, वो उसी रूप में व्यक्त करता है। किसी गंभीर तात्विक विषय का उल्लेख भी लेखक बड़े समान और सहज ढंग से कर देता है, तो ये लेखक का चिंतन महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, विस्तार से व्याख्या नहीं होती, चिंतन ही पूर्णतया नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि कुछ गंभीर बातें होती हैं जिनको बहुत विस्तार में न कह के बहुत शार्ट में, बहुत कम शब्दों में लिख दिया जाता है, और सामने वाला समझ जाता है। मान लीजिए किसी को मृत्यु की खबर देना है, तो उसका नाम लिख के बोल देते हैं कि अब नहीं रहे, उसको विस्तार में कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं होती। भावना, उस वक्त जो हमारी भावना हमारे दिल की है वो हमने कलम पे लिखी है, सामने पढ़ने वाला भी उस बारे में समझ गया। ठीक है ना, ओके। चलिए, ये हो गया। तत्कालिकता भी जो होती है पत्र में होता है, मतलब पत्र पढ़ने वाला व्यक्ति दूर होता है, वहां तक पत्र पहुंचने में समय लगता है, और जब तक पाने वाले व्यक्ति के पास पत्र पहुंचे तब तक लिखने वाले व्यक्ति का मन बदल सकता है। ठीक है ना, तो वह भूल भी सकता है, और जवाब देने वाला यह मानकर चलता है कि आपकी बातों को आपको याद होगा, आपके सामने पत्र है, इसलिए वह उसी पर अपनी प्रतिक्रिया लिख देता है, और दोनों तरफ में जो अभिव्यक्ति होती है वह उन दोनों की तत्कालिक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है ना, तो घटना की पहली प्रतिक्रिया, घटना
माना कि प्रतिक्रिया पहला व्यक्ति करता है, पाने वाला उस प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया करता है, और इसमें गलतफहमी की गुंजाइश हो सकती है। मतलब मान लीजिए एक्स वाई जेड कि मैंने कोई बात थी जो मेरे दिल को चुभ रही थी और मैंने वो बात पत्र के माध्यम से अपनी बहन को बताई। अब बहन के पास पत्र पहुंचने में बहुत टाइम लग गया, हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग गया, और मैं इस बात को भूल गई, और उसने उसी पत्र को पढ़ा, तुरंत पत्र लिखा और उसका जवाब दे दिया। तो वहां पे मैं उस चीज को भूल चुकी हूँ, तो मेरे मन में फिर सवाल उठेगा कि अरे ये कैसे हो गया, इसने ऐसे कैसे लिख दिया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने लेटर लिखा लेकिन बहुत टाइम हो गया। तो ये जो प्रतिक्रिया होती है वो तुरंत होती है, मतलब दोनों तरफ की होती है। तो पहले मैंने प्रतिक्रिया दी, वो मैं पहली व्यक्ति मैं हो गई, फिर उसको मेरी बहन ने पाया, फिर उसने लेटर लिखा, तो वो प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। तो इसमें गलत फहमी की गुंजाइश हो सकती है, ठीक है ना। तो मानसिकता से उबरना होता है, तात्कालिक मानसिकता से हम उबर सकते हैं, उस आवेग को स्थगित कर सकते हैं। तो लिखा हुआ अक्षर तो बदल नहीं सकता, परंतु लिखने वाला स्वयं बदल सकता है। इसलिए अगला पत्र कभी कभी पिछले पत्र को निरस्त भी कर सकता है, और कभी कभी बातें आगे बढ़ते बढ़ते टूट जाती हैं, और टूटी हुई बात फिर कभी जुड़ जाती। कभी कभी कुछ लिखते वक्त हम भूल जाते हैं और लास्ट में फिर उसी टॉपिक पे हम वापस आ जाते हैं। तत्कालिकता भी हो गया। सहजता भी होता है, सहजता पत्र का आवश्यक गुण है। सहज संप्रेषण पत्र की सफलता का आधार है, क्योंकि इसकी भाषा शैली बहुत सहज होती है। साहित्यिक पत्रों की बात करें तो यहाँ पे पत्रों में लेखक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसकी भावनाएं, विचारों, दृष्टिकोण को सही ढंग से जो प्राप्त कर रहा है, जो प्राप्त करता है, वो प्राप्त करे, समझे। और पत्र लिखते समय लेखक भाषा और शिल्प की कलात्मकता के प्रति सचेत नहीं रहता है, तो वो उस वक्त जो उसके भाव होते हैं वो उस भाव को लिखता है, उस भाव में वो लिखता जाता है, तो एक अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। लेकिन हमेशा पत्र की जो शैली होती है वो बहुत सहज होती है, ठीक है। पत्र और पत्र की विधाएं क्या क्या है देखिए। तो पत्र और अनपत्र की जो विधाएं हैं, आत्मकथा, डायरी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, पत्र साहित्य, ये सभी इसकी विधाएं हैं। मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन्हें बहुत सारे वीडियोस में, ठीक है ना। इसी के फर्स्ट पार्ट में भी मैंने इनको एक्सप्लेन किया है, 136 में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पत्र और आत्मकथा, पत्र और आत्मकथा एक दूसरे के समीप होते हुए भी गद्य की स्वतंत्र विधाएं हैं। दोनों में समानता यह है कि दोनों विधाओं में लेखक अपने बारे में खुलकर लिखता है, परंतु पत्र में जहां तत्कालिकता होती है वहीं आत्मकथा व्यक्ति के जिए हुए जीवन का ब्यौरा होता है, ठीक है ना। और आत्मकथा व्यक्ति के निजी जीवन पर लगातार प्रस्तुत किया गया विवरण होता है। पत्र में जीवन का एक क्षण प्रस्तुत होता है। एक समय में पत्र लेखक को सोचता है कि वह लिख देता है। आत्मकथा के समान पत्र में व्यवस्था नहीं होती। आत्मकथा में तो सब कुछ है, शुरू से लेकर के लास्ट तक लिखना होता है, ठीक है ना। तो पत्र में थोड़ी अव्यवस्था होती है और जीवनी में, आत्मकथा में व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। तो पत्र और आत्मकथा हो गया। पत्र और संस्मरण ले लेते हैं। तो पत्र और संस्मरण दोनों विधाओं में दो व्यक्तियों के साझा अनुभवों का वर्णन होता है, ठीक है। यानी संस्मरण में इन दो से अलग कोई तीसरा व्यक्ति पाठक होता है, ठीक है, यानी कि पढ़ने वाला होता है। लेखक होता है, विषय हो गया, अन्य व्यक्ति पाठक हो गया, और यह क्रम चलता रहता है। तो पत्र में लेखक, पाठक, पाठक, लेखक, बस ये दो ही बिंदु होते हैं, ठीक है ना। संस्मरण में विषय भी एक होता है, क्योंकि संस्मरण जो होता है किसी सब्जेक्ट विषय को लेकर, संस्मरण का मतलब याद होता है, ठीक है। और ये दोनों ही अपने आपसी अनुभवों को संप्रेषित करते रहते हैं। तो संस्मरण में बीते हुए अनुभवों का बयान होता है, जबकि पत्र लेखन तत्कालिक अनुभवों का बयान करता है। पत्र लेखन में भी बीते हुए अनुभवों का उपयोग हो सकता है, लेकिन इसकी मुख्य विषय वस्तु नहीं होती। तत्कालिक मुख्य विषय वस्तु होती है, मुख्य विषय वस्तु वर्तमान होती है, लेखक उसी पर टिप्पणी करता है। संस्मरण में अतीत प्रमुख विषय होता है और पत्र में क्या होता है, वर्तमान प्रमुख विषय होता है, ठीक है। उसमें दुखी या सुखी हुआ जा सकता है, किसमें, पत्र में। अब उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है और ये अनुभव अपनी अंतिम परिणति तक पहुंच चुके होते हैं, जबकि संस्मरण में, और जबकि पत्र लेखन में वर्णित तथ्य में बाद में फेरबदल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये संस्मरण और पत्र में अंतर हो गए। पत्र और डायरी, तो शिल्प की दृष्टि से पत्र निराली विधा है और किसी अन्य विधा से कोई मेल नहीं है। डायरी में भी समानताएं हैं पत्र और डायरी में, जैसे दोनों तत्कालिक लेखक हैं। एक पत्र कई दिनों तक नहीं लिखा जा सकता है, आमतौर से एक
एक पत्र एक ही बैठक में लिख लिया जाता है, इसी तरह डायरी का लेखन भी उसी दिन होता है, ठीक है ना। और सामान्यतः डायरी दिन बीत जाने के बाद लिखी जाती है, जबकि पत्र लेखन का कोई निश्चित समय नहीं होता है। जब भी आपको पत्र मिला, मन में इच्छा जागी, आपने पत्र लिख लिया। और डायरी हम लोग नाइट में लिखते हैं, पूरे दिन भर का काम उसमें बताते हैं, क्या आज ये हुआ, ऐसा हुआ, है ना। तो पत्र लेखन एक बैठक का कार्य होता है, डायरी लेखक स्वयं ही पाठक होता है। डायरी का जो लेखक होता है स्वयं पाठक होता है, जबकि पत्र में पढ़ने वाला दूसरा व्यक्ति होता है, ठीक है ना। ओके। पत्र की भाषा को संयमित और यहाँ पे संयमित और मर्यादित करता है, पत्र की भाषा को, ठीक है ना। और डायरी जहाँ ना कहे गए अनुभवों को व्यक्त करती है, वहीं पत्र दोनों व्यक्तियों के साझा अनुभवों को प्रकट करता है। पत्र सार्वजनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरी जो होती है वो सार्वजनिक नहीं होती है, वो ऑलवेज प्राइवेट होती है, ठीक है ना। और इसी तरह से पत्र भी जो होता है वो गोपनीय भी होता है। तो ये दोनों में अंतर हो गए, पत्र और संस्मरण में। तो औपचारिक और अनौपचारिक के बीच क्या अंतर है ऑलरेडी बता चुके हैं शुरू में ही आपको, ठीक है। ओके। पत्र विधा की विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख करिए, ये भी बता चुके हैं। पत्र विधा से मिलती जुलती गद्य विधाओं का उल्लेख करें, ये भी बता चुके हैं। डायरी और पत्र में क्या समानता है जस्ट अभी बता के आए। मुक्तिबोध के पत्रों का पठन, ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा यहाँ पे मुक्तिबोध के पत्रों का फॉर्मेट दिया हुआ है, मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। ये यूनिट आपकी 8 है जो फिनिश्ड हो चुकी है। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट होगी वो होगी 9, ठीक है ना। मुक्तिबोध के पत्रों का विश्लेषण, जो उनके पत्र होते थे उनमें कथ्य होता था, ठीक है। कथ्य के साथ साथ में भाषा शिल्प होती थी। तो इसे थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे यदि इंपॉर्टेंट लगा तो, ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पे सारांश आ गया। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज हमें भेज सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप जो है लिंक का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, ठीक है ना। ओके राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।